सो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे थे। बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में वो फूड्स आ जाते हैं जो कि उन सब्सटेंसेस से बन रहे होते हैं जो कि नॉर्मली फूड जो कि खुद एज अ फूड यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन उनसे हम डिफरेंट फूड जो है उन्हें प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गए, फैट्स, फ्लावर, रिफाइंड स्टार्चेस, शुगर्स। ये सेल्फ एज अ फूड नहीं कंज्यूम होते, बल्कि हम इनसे डिफरेंट फूड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम उनके अंदर मज़ीद थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके चीज़ों को ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, जैसे कि फ्लेवर्स और कलर्स। तो जो फूड प्रिपेयर होता है उसे हम फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कर रहे होते हैं। इसमें सारा बेसिकली जंक फूड आ रहा है, लाइक चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह। तो दिस इज़ एक पिक्चर है ये, जिसमें उन्होंने हमें नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल होल फूड आप कह दिखाए हैं, जिसमें हमारे पास टोमेटोज है, रास्पबेरीज है, चिकन है। फिर उन्होंने हमें प्रोसेस्ड फूड्स दिखाए हैं, और फिर उन्होंने हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो दिखाए हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिर हमारे पास आगे विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी डिफरेंसेस इन टेक। विटामिन बेसिकली हमें पता है वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल न्यूट्रिशन के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें इनको अपनी डाइट से प्रोवाइड करवाना होता है, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। जबकि मिनरल्स होते हैं बेसिकली ये आपके ये एलिमेंट्स होते हैं अर्थ में और फूड्स में, जो कि हमारी बॉडी की ये भी उतनी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और इनमें हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो है डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक, DRI। डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक या DRI जो है, ये एक जनरल एक टर्म है जो कि हम बहुत सारी रेफरेंसेस वैल्यूज़ के एक सेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस टर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट आपके लिए 4 तरह के आपके लिए रेफरेंसेस वैल्यूज़ आ रही होती हैं, जिनके थ्रू जो है हम असेस करते हैं और प्लान कर रहे हैं कि कितनी न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी इनटेक चाहिए होती है, और कितनी इनटेक उनकी हार्मफुल होगी, कितनी हेल्दी रहने के लिए चाहिए होती है। तो इस एक जनरल टर्म में वो सारी आपके लिए रेफरेंसेस वैल्यूज़ जो है वो आ जाती हैं। तो डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक में आपके पास आ जाती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDM, एडिक्वेट इनटेक AI, टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल UL एंड एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इन सबको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है हमारे पास रिक्वायरमेंट वर्ड जो है, इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कितनी सबसे लोवेस्ट अमाउंट होती है जो हमें हर हाल में रिक्वायर्ड होती है। उसका जो एक लेवल है, उसका जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो उसकी जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट चाहिए होती है, जो हमें हर हाल में चाहिए, उससे कम यानी कि फिर हमें सारे से पता है डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस सर्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट को हम रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं। सबसे फिर हमारे पास आ जाती है सबसे नंबर 1 पे है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट बेसिकली होता है कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल में, एक सर्टेन एज के आप कह रही है, एक सर्टेन ग्रुप के जो लोग हैं उनके अंदर उन लोगों में हाफ जो लोग हैं उन्हें कितनी आप कह लिए हर रोज़ न्यूट्रेंट्स की अमाउंट जो है वो चाहिए होती है, जो कि हेल्दी रहने के लिए, उसे हम एस्टिमेटेड एवरेज इनटेक कर रहे होते हैं। जो एक हाफ जो लोगों में चाहिए है, एक सर्टन ग्रुप में हाफ लोगों में जितनी आपके लिए न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट डेली चाहिए होती है कि वो लोग हेल्दी रह सकें, उसे हम एस्टिमेटेड एवरेज इनटेक ईयर कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA। वो होता है जब एक बार हमें पता लग जाए कि एक न्यूट्रिएंट कितना रिक्वायर होता है, उसके बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये डिसाइड करें कि हर सारे लोगों के कितना सारे लोगों को उसकी कितनी अमाउंट जो है वो लाजमी चाहिए होती है, उसको सेट करना ज़रूरी होता है। तो तो किसी भी आपके लिए ग्रुप में सारे लोगों को हर रोज़ कितनी एवरेज आपके लिए अमाउंट चाहिए होती है एक न्यूट्रिएंट की, ताकि वो हेल्दी रह सकें, वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। एस्टिमेटेड होती है जो हाफ लोगों के लिए है, और जो हर फॉर एवरीवन जो होती है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है। फिर डेफिशिएंट होता है जब एक न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी में ना इतना ज़्यादा आ रहा हो, हम उसको
इतना इनटेक ना करें जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरतें हैं, या फिर हमारी बॉडी हम उसको इनटेक करें लेकिन उसकी सही तरीके से एब्जॉर्प्शन ना हो हमारी बॉडी में, तो उससे फिर हमें उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी में शो होना शुरू हो जाते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो डेफिशिएंट है, वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो जिस चीज़ के लिए वो चाहिए होता है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि या तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या हम उसकी इतनी इनटेक नहीं ले रहे। तो उसके लिए हम जो टर्म है डेफिशिएंट वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास एडिक्वेट इनटेक। अब उसके बाद एडिक्वेट इनटेक हमारे पास आ जाती है। एडिक्वेट इनटेक होती है कि जब हम आपके लिए एवरेज अमाउंट जो होती है एक न्यूट्रिएंट की, वो हमें पता लग जाती है कि इतनी अमाउंट जो है वो चाहिए है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली बात यह है कि जब हम किसी चीज़ का आरडीए जो है वो कैलकुलेट ना कर सकें, तो फिर हम उसकी कितनी अमाउंट चाहिए उसके लिए हम उसका एडिक्वेट इनटेक जो है वो चेक कर रहे होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की किसी भी न्यूट्रिएंट का हम आरडीए ना निकाल सकें, तो फिर हम उसका एडिक्वेट, लेकिन क्योंकि वो ज़रूरी है हमें उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को वो कितना चाहिए, तो फिर हम जो है एडिक्वेट इनटेक AI जो है इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसकी एक क्राइटेरिया जो है वो क्रिएट कर देते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक न्यूट्रिएंट की हमें पता है हर न्यूट्रिएंट का एक क्राइटेरिया होता है कि एक रेंज है कि इतने से इतने तक ये हमें इसको कंज्यूम करना है। तो जो उसकी सबसे लोवेस्ट अमाउंट होती है उसे हम लोअर इनटेक लेवल कह सकते हैं, लेकिन जो उसका मैक्सिमम अमाउंट होती है, जो सबसे हाईएस्ट उसका एक अमाउंट होती है जो जिस तक हम ले सकते हैं, और उससे आगे यानी कि उसकी मैक्सिमम इनटेक जो हम ले सकते हैं और जो हम लोगों में डिजीज को ना करे, उसे हम टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल कहेंगे। ठीक है, उससे अगर हम इस लेवल से आगे अगर हम उस न्यूट्रिएंट की आप कह लें अमाउंट लेना शुरू कर देंगे, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे अगर हम उसकी उस सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू से जो है वो ऊपर चले जाएंगे। तो इससे हम उस मैक्सिमम डेली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को हम टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इसमें बेसिकली आ जाता है the average dietary energy intake that maintains energy balance and good health in a person of a given age, gender, weight, height and level of physical activity. बेसिकली एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट में बेसिकली आ जाता है कि कितनी आप कह लें एवरेज डाइटरी एनर्जी जो है कितनी चाहिए होती है, एवरेज एनर्जी की इनटेक कितनी रिक्वायर्ड होती है आप कह लें एनर्जी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए या हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कितनी एवरेज एनर्जी चाहिए, यानी कितनी कैलोरीज जो है वो चाहिए, उसे हम फिर एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट EER कह रहे होते हैं। वो डिपेंड करेगी कि पर्सन की एज क्या, उसका जेंडर, उसकी वेट, हाइट और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, इसका लेवल कितना है, उसे हम कह रहे होते हैं एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास है AMDR एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। बेसिकली हमें पता है कि हर चीज़ की एक रेंज होती है, यानी कि उस रेंज के बिटवीन बैलेंस, अगर हम बैलेंस रखते हैं तो हम डेफिशिएंसी से भी बचते हैं और हम उस चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट लेने से भी बच जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इनकी एक रेंज है जो जिसके यानी कि इतनी परसेंट जो है हमारी बॉडी में रिक्वायर होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और क्रॉनिक डिजीज़ से बचने के लिए और डेफिशिएंसी से बचने के लिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में होती है 45 to 65% किलो कैलोरीज and 20 to 35% kilocalories from fats and 10 to 35% kilocalories from proteins. उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन बेसिकली एक कंडीशन होती है कि अगर हम कह लें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही तरह से नहीं जा रहे हैं, हम अपनी डाइट से उनको नहीं ले रहे हैं, वो बहुत थोड़े हमारी डाइट से हमें मिल रहे हैं या किसी दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हमारी बॉडी में, तो इस तरह हमारी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी होगी, हमारी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली हर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सर्टन रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब इन्हीं की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेज जो है वो हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम मेल न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं कि जब हम सही तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स ना मिल सके, हेल्दी अमाउंट्स में ना मिल सकें, फॉर प्रॉपर बैलेंस ना हो हमारी बॉडी में उनका, तो उनसे फिर डिजीजेस वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में अंडर न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि या तो हम ये भी कंडीशन ही है जिसमें हम सही तरीके से अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन है कि बिल्कुल या तो बहुत यानी मेल न्यूट्रिशन होती है उसमें बैलेंस नहीं होता, या तो वो चीज़ आप कह लें सही तरीके से मिल नहीं रही, या कुछ कुछ कोई ज़्यादा मिल रही है, कोई कम मिल रही है, इस तरह होता है। लेकिन जो अंडर न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि जब कोई न्यूट्रिएंट हमें बहुत लो लेवल में मिल रहा हो, या तो वो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना हो रहा हो हमारी बॉडी से, या हम उसको बहुत लो लेवल में लें, तो उसकी हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी होगी उसे हम अंडर न्यूट्रिशन टर्म कहेंगे। उसके लिए हम अंडर न्यूट्रिशन की टर्म इस्तेमाल करेंगे। जबकि ओवर न्यूट्रिशन होती है कि जब अगर हम किसी एक न्यूट्रिएंट को उसकी जो एक रेंज थी उससे ज़्यादा ले लें, उसकी जो एक RDA एस्टेब्लिश था उससे ओवर इनटेक कर लें हम उस न्यूट्रिएंट की, एक्सेसिव ले लें, तो फिर हम उसे ओवर न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट बेसिकली होती है कि एक पूरा एक एनालिसिस है जिसमें हम एक पर्सन के पहले हेल्थ स्टेटस को चेक करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसकी हेल्थ के जरिए, उसके सोशो इकोनॉमिक, उसके ड्रग और उसकी डाइट हिस्ट्री लेकर, थ्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट, इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम एक पर्सन का जो एक न्यूट्रिशन स्टेटस जो है उसको एनालिसिस करते हैं उसकी, उससे हम बेसिकली न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट में चीज़ होती है वो होती है हिस्ट्री लेना। तो हेल्थ हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है कि जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ हिस्ट्री में आ जाता है कि उसकी पास्ट में या उसको करंटली कोई, या पास्ट में उसकी हेल्थ कैसी थी, उसको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं थी, या उसको अभी भी तो कोई डिजीज़ है या नहीं है, या उसको पास्ट में कभी कोई डिजीज़ थी, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसकी हेल्थ हिस्ट्री में हम जो है वो उससे लेते हैं। ड्रग हिस्ट्री में बेसिकली उसके सारा ड्रग्स का रिकॉर्ड होता है कि वो कौन सी मेडिसिन पास्ट में ले चुका है, उसको कोई डिजीज़ हुई थी तो उसने कौन सी मेडिसिन ली थी पास्ट में, या वो रूटीनली आजकल करंटली कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसको हम ड्रग्स हिस्ट्री के अंदर जो है पुट करते हैं। डाइट हिस्ट्री बेसिकली आ जाता है हम उसके ईटिंग जो पैटर्न था, ईटिंग बिहेवियर था, ईटिंग पैटर्न मतलब ये कि वो क्या क्या काफ़ी, हम उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं, 24 आवर रिकॉल फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम उससे पूछते हैं कि आपने लास्ट 24 आवर्स का या 3 डेज पहले से हम बनाते हैं कि आपने क्या क्या खाया, कितना उसका क्या क्या सर्विंग साइज थी, ये सारी चीज़ें हम उसमें आ जाती हैं और हम उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि वो उसकी डाइट कैसी रही है कुछ दिनों पहले तक। फिर आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। इनमें बेसिकली सारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, हाइट चेक करना, वेट चेक करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। डाइट थेरेपी क्या होती है? डाइट थेरेपी इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम डाइट के ज़रिए डाइट में ऑल्ट्रेशन करके या किसी नई डाइट को अडॉप्ट करें ताकि हम किसी चीज़ को, किसी डिजीज़ को ट्रीट कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें और अपनी हेल्थ को प्रमोट यानी कि ऑप्टिमम रख सकें। तो उस चीज़ को हम डाइट थेरेपी कह सकते हैं, यानी कि थेरेपी जो डाइट के थ्रू हो रही हो, जिसमें हम किसी डाइट में अपनी ऑल्ट्रेशन लाएँ, कुछ चेंजेस लाएँ, या फिर हम एक नई डाइट अडॉप्ट करें, तो उसे हम डाइट थेरेपी में पढ़ते हैं। अब डिफरेंट तरह की डाइट्स होती हैं। प्रोग्रेसिव डाइट बेसिकली किसे कहते हैं कि जब हम एक डाइट से किसी दूसरी डाइट में ट्रांजिशन करते हैं उसे हम प्रोग्रेसिव डाइट कर रहे होते हैं, और वह मोस्टली स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लियर लिक्विड डाइट और वो एक बैलेंस डाइट पर एंड कर रही होती है। ब्लैंड डाइट में बेसिकली वो डाइट आ जाती है, वो फूड्स आ जाते हैं जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, फाइबर में लो होते हैं, और वो ज़्यादातर कुक्ड होते हैं रादर देन रॉ, और वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं होते, जो नॉर्मली हम अकेले पोस्ट जो ऑपरेशनल पेशेंट्स होते हैं उनको दे रहे होते हैं, या प्री जब ऑपरेशनल पेशेंट्स होते हैं उनको दे रहे होते हैं।
ब्लेंडराइज डाइट में बेसिकली आ जाता है प्योरीड फूड आ जाते हैं। बेसिकली इसमें हम किसी भी फूड में थोड़ा सा लिक्विड ऐड करके उसे थिन कर देते हैं, उसे प्यूरी की फॉर्म में ले आते हैं ताकि वो बगैर च्यू करें आसानी से जो है हम कंज्यूम कर सकें। और ये मोस्टली अगर किसी का कोई आपके लिए कोई ऑपरेशन वगैरह ऑपरेट वगैरह हुआ है, GIT के इश्यूज हैं, बेसिकली नॉर्मली हम ये वाली डाइट जो है रिकमेंड करते हैं। फिर आ जाती है एम्प्टी के कैलोरी फूड्स। बेसिकली ये एक बहुत ही आपके लिए ये जो टर्म है ये बेसिकली उन फूड्स को बेसिकली डिनोट करती है जो कि एनर्जी तो दे रहे होते हैं बट दे लैक प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट एंड हो गया। Yes, ma'am.